हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन में आगे की चीज़ों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इस डिस्कशन में आर्टिकल 21A के बारे में। अब 21A जो है यानी कि ये ऐड करा गया है 21 आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21 क्या था जो हमने प्रीवियसली देखा था यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल 21। अब इसी में एक चीज़ ऐड करी गई, राइट टू एजुकेशन, एक एक्सटेंशन बनाकर 21A के नाम से बनाकर। ये ब्रॉडर वैसे क्या राइट होगा अगर मैं इसको बोलूँ तो, मतलब ब्रॉडर कौन सा फंडामेंटल राइट है? जैसे 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, तो ये सब किस में चल रहा है अभी ये सारी डिस्कशन? ब्रॉडर जैसे राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन राइट, ये जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स होते हैं, तो ये किस में आता है? 6 जो फंडामेंटल राइट ब्रॉडर होते हैं, तो ब्रॉडर कैटेगरी क्या चल रही है अभी? फंडामेंटल राइट तो चल रहा है, समझे नहीं? ये जो राइट टू एजुकेशन या जो आर्टिकल 21 वगैरह हम पढ़ रहे हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना अभी। हाँ, राइट टू फ्रीडम के अंदर चल रहा है, यानी कि दूसरा जो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसलिए मतलब मुझे पता था आजकल लोग डेविएट चल रहे हैं। ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर दूसरा चल रहा है, मतलब डाइवेट वो नहीं होना, डाइवर्ट मत हुआ होना ज़्यादा उससे। ये मत भूलना कि अभी हम राइट टू फ्रीडम तक पहुँचे हैं, दूसरा फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी ये। ठीक है, 14 टू 18 तक जब हमने 18 कवर करा था तो वहाँ पर हमने राइट टू इक्वालिटी को ख़त्म कर लिया था। 19 से जैसे ही हमने शुरू करा तो अभी हम पहुँच गए हैं राइट टू फ्रीडम, और फ्रीडम के कंटेक्स्ट में ही हम लोग ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 21A, आर्टिकल 21A ये डिक्लेयर करता है, जो स्टेट है ना, नेशन स्टेट जो है, जो सरकार है, वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे देश के सभी बच्चों को जिनकी एज 6 साल से लेकर 14 साल की है। और जिस मैनर में स्टेट प्रोवाइड करवाना चाहती है एजुकेशन, वो स्टेट खुद डिटरमाइन कर सकता है। इस चीज़ के, इस प्रोसेस के ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। शिक्षा मिले, शिक्षा किस प्रकार से मिलेगी 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को, वो स्टेट डिटरमाइन कर लेगा। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है, ये प्रोविज़न जो है ना, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पर जस्टिफाई करता है ये वाला प्रोविज़न एज फंडामेंटल राइट। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, कि सर जी ये 12th भी करवा देते ज़रा इसकी, कॉलेज भी करवा देते ज़रा इसका, यूपीएससी करने का मन हो रहा है हमारी लड़की का, इसको वो भी करवा दो। तो ये चीज़ है। लेकिन अब ये तो हमने ऐसा बोल दिया हंसी मजाक में, लेकिन यार एक बात बताओ ना, 14 साल तक अगर जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा हाईली टैलेंटेड बच्चा निकले, उसका पढ़ने में बहुत मन करने लग जाए, लेकिन बेचारे उसके परिवार के पास पैसा ना हो, या फिर कुछ कुछ ऑर्थोडॉक्स जैसे फैमिलीज होती हैं, कोई लड़की है वो पढ़ना चाहती है, वो बहुत टैलेंटेड है, माँ बाप ने बोला हम तो खर्चा नहीं उठाएंगे, सरकार उठाती है या तुम्हें कहीं से कुछ इंतज़ाम मिलता है, तुम अपनी शिक्षा खुद कर लो, हम तो नहीं लगाएंगे तुम्हारे ऊपर पैसा, हमारा क्योंकि एक ही टारगेट है, जहाँ तुम्हारी 12वीं हुई तुम्हारी शादी करवा देनी है। लेकिन 12वीं तक भी पहुँचने के लिए अब उसके अभी 4 साल 3.5 साल और बचे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं है। तो ये एक जो लिमिटेशन है ना इसकी, यही है कि ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये आधे सपने दिखाता है, इससे इम्प्रेस होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो बल्कि तोड़ता है इंसान को। 6 to 14 ईयर्स, एक बात बताओ, एज ये अच्छी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन एक बात बताओ, आगे का कौन सोचेगा? आगे का कौन सोचेगा? और अगर मैं आपसे सिर्फ एक रीज़न पूछूं कि इसके आगे फर्दर एजुकेशन जो है वो मौलिक अधिकारों की फॉर्म में फ्री एंड कंपलसरी क्यों नहीं हो सकती है, सिर्फ एक रीज़न कोई मुझे दे सकता है जो ठोस हो रीज़न, अगर आपसे इंटरव्यू रूम में पूछ लिया जाए तो सिर्फ एक। ट्राई करो। नहीं नहीं, पर क्यों, मतलब इसके आगे क्यों नहीं दिया जा सकता? मतलब ये एक बार बताओ, 14 साल के बच्चे से फिर आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि वो कमाकर अपनी फीस खुद भर ले इसके बाद? हाँ,
नहीं नहीं, तो इसको नहीं नहीं नहीं, तो इसको ऐसा बोलो। बिल्कुल ज़्यादा आपने ज़्यादा बेस पे बिल्कुल ठोस बात कही आपने, वेरी गुड। ऐसा बोलो ना इसको, जीडीपी एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बहुत कम होती है हमारे देश में। मतलब एक बोलने का जो तरीका है ना, जो हम लिखेंगे एग्जाम के अंदर, मीन्स के अंदर, जीडीपी एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन वो काफ़ी कम होती है सुगंधा ये वाली बात? तभी तो नहीं। हाय, जीडीपी इतनी शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में इतनी एलोकेट करी ही नहीं जाती है बजट में कभी भी। जिस साल मान लो कि मयूर, मान लो कि 60% पूरा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ एजुकेशन पे, सिर्फ एक साल एक बजट में लगाया जा रहा है। सोचो जरा, देश उसके बाद देखो कैसे तख्ता पलट मारेगा। है कि नहीं? मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो हम पीएसआईआर में इन सब डिस्कशंस को पढ़ेंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर वगैरह पे खर्चा जो है ना, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। ये वाली बात हमने पढ़ ली ना अभी तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वगैरह से। कोल्ड वॉर में जैद क्या हुआ, इतना सारा खर्चा हुआ अब इसमें, सुपर पावर्स वगैरह, उसका परिणाम क्या निकला? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ? क्या डराने डराने के लिए इतने सारे न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, ये अलायंस बन रही है, वो अलायंस बन रही है, लेकिन मतलब क्या निकला उसका? उसका कुछ भी। उतना पैसा यूएसएसआर ने अपनी जो 15 जो कंट्रीज थी उसके डेवलपमेंट में लगाया होता तो वो बिखरती नहीं 25 दिसंबर 1991 को। डिसइंटीग्रेट नहीं होता यूएसएसआर। है कि नहीं ऐसा? तो ये जो प्रोविजन है इसको ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से साल 2002 में। और ये अमेंडमेंट एक मेजर माइलस्टोन है, जो कंट्री का जो एम है कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, उस दिशा में सरकार जो है इस स्टेप को, सरकार ने डिस्क्राइब कुछ इस प्रकार से करा था दैट जो जनता के लिए जितने भी अधिकार है ना, उनके चैप्टर की दिशा में ये एक प्रकार से सेकंड रेवोल्यूशन है। और ये उसकी सुबह है, ये उसका आरंभ है, उसकी स्टार्टिंग है। कि अभी तक हमने सिटीजन को जितने राइट्स दिए ना, हम लोग क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, लेकिन अब जो चीज़ है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन फ्री भी है और कंपलसरी भी है। लेकिन बस एक दुख वाली बात ये है, सिर्फ 14 WTF। इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन था फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को दी जाए अंडर आर्टिकल 45 एंड पार्ट 4। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो शुरू में मौलिक अधिकार ना होकर क्या था, पार्ट 4 के अंदर क्या है, DPSP, है ना? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी था। अब क्योंकि डायरेक्टिव था तो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, DPSP जो है एनफोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना इसमें, कि इसको इम्प्लीमेंट करवाओ, ये करवाओ। लेकिन अब इसको मौलिक अधिकारों के अंदर जो रख दिया गया, और अगर स्टेट डिनाई कर दिया एजुकेशन देने से, 6 to 14 ईयर्स के एज के अंदर अगर आपका बच्चा आता हो तो आप जा सकते हो कोर्ट, की नहीं जा सकते हो? लेकिन पहले जा सकते थे जब तक वो DPSP में था। तो यानी कि अब जो यहां पर एक स्कोप है, जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है इस डिसीजन में। और डायरेक्टली आप कहां पर जा सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। ये जो अमेंडमेंट है 86, इस अमेंडमेंट ने जो सब्जेक्ट मैटर था आर्टिकल 45 का, जो कि DPSP के अंदर जो था, उसको चेंज कर दिया। अब इसको ऐसा रीड करा जाता है, स्टेट शेल एंडेवर, ये वर्ड देखना, शेल एंडेवर, यानी कि स्टेट प्रयास करे कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए जब तक वो 6 साल की एज कंप्लीट ना कर ले। और 6 ईयर्स से लेकर कब तक चलेगा? 14 ईयर्स ऑफ एज तक। और यहाँ पर एक नई फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई अंडर आर्टिकल 51A, कि उसमें यह बोला गया हर एक भारत के नागरिक की, हिंदुस्तान के नागरिक की एक ड्यूटी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन अपने बच्चे के लिए, या जिसका भी वो केयर टेकर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है उसके लिए, बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि देखो, स्टेट ने तो प्रावधान बना दिया है,
भाई स्कूल में भर्ती करवाने के लिए कोई ना कोई तो केयर टेकर या गार्जियन जो होगा वो तो लेकर जाएगा ना अपने बच्चे को, या फिर जिसका एडमिशन करवाना है। तो यानी कि यहाँ पर एक ये ड्यूटी भी ऐड करी गई कि आप ना घर पे मत संभाल के रखो, आप काम वगैरह मत करवाओ उनसे, आप घरों में झाड़ू पोछा ना करवाओ। जितने अगर आप सोच रहे हो कि 3-4 हज़ार रुपये बच जाते हैं इस चीज़ से, उसको एक बार शिक्षित करवा दो, एजुकेटेड करवा दो, और उसके बाद कमाल देखो। ठीक है। इन 1993 इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन कि दिस इज अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। यानी कि शिक्षा को एक जिंदगी जीने का माध्यम माना गया, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर एक हमने कल एक बात पढ़ी थी, आपको अगर याद हो, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एक वर्ड आता है उसके अंदर। और सरस्वती के बिना तो इज्जत मिल ही नहीं सकती, चाहे पैसा जितना मर्जी कमा लो, बस यही एक पावरफुल टूल है सरस्वती जी के पास। अंबानी अदानी के पास या इलॉन मस्क के पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी पूरी संपत्ति दे दें, लवासना का आईडी कार्ड तो अपनी औलाद का फिर भी नहीं बनवा सकते। लेकिन ये श्योर है कि जिसके पास लवासना का आईडी कार्ड है ना, वो अंबानी अदानी के कॉलर पे छापा जरूर मार सकता है। सरस्वती से लक्ष्मी जरूर आ सकती है, लेकिन लक्ष्मी से सरस्वती आए, दिस इज नॉट अ गारंटी। इट हेल्ड दैट हर एक जो चाइल्ड है और जो सिटीजन है भारत का, उसके पास एक राइट होना चाहिए फ्री एजुकेशन का, अंटिल ही और शी कंप्लीट्स द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज। अब बार बार एक ही बात घुमा फिरा के लिखी जा रहा है बकलोली। देयर आफ्टर जो बच्चे का जो राइट टू एजुकेशन है, इट इज सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि देखो यहां पर ये बोला गया था ना एक चीज, मैंने इसलिए मार्क करा था इसको, जिस मैनर में स्टेट डिटरमाइन करेगा वैसे दी जाएगी शिक्षा, है ना। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना नीचे आकर, अब ध्यान से देखना, राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। हमारे देश में पैसा कितना, जीडीपी कितनी एलोकेट करेगी उस लिहाज से। अब जाके कल को कोई अपने बच्चे को भर्ती करवा कर आया और इसमें जैद वो जाकर बोल रहे पेटीएम पे, मैडम वो वॉशरूम में एसी लगवा देते ज़रा, गर्मी चल रही है, सूसू करते वक्त पसीना आता उसको, या कुछ कैंटीन वैंटीन खुलवा देते ज़रा, पेप्सी वेप्सी भी रखवा देते ज़रा फ्री की। और अपने बच्चों को पता चला बोल रहे कि कैंटीन में जो पेप्सी भी 6 बोतलें ऐसे उठा कर ले आया कर फ्री, कहीं तो है। मिड डे मील स्कीम में जो टेट्रा पैक के दूध मिलाकर डाल लिया कर, जितने जितने डाल सकता है, कैंटीन वाले भैया से दोस्ती कर ले। हमारा क्या जा रहा है। लेकिन वो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि क्लासरूम में एसी लगेंगे नहीं लगेंगे, क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई जाएंगी या फिर ज़मीन में दरी बिछा बिछा के बिठा कर पढ़ाई जाएगी। वो इकोनॉमिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब दिल्ली के स्कूल देखो, सरकारी स्कूल डेवलप होने लग गए, लेकिन स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी वगैरह ये सब, इंग्लिश एजुकेशन वगैरह आने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है स्टेट की, वो अपने हिसाब से करने लगेंगे बंदोबस्त। लेकिन ओवरऑल पूरे देश में अगर हम लोग देखें, राइट टू एजुकेशन एक और आप किसकी लिमिटेशन ये लिख सकते हो, तो हमने जीटीबी वाला पॉइंट लिखा ना, मेंस में आप एक और चीज़ लिख सकते हो, हमें ना एक कॉमननेस और एक सेमनेस देखने को नहीं मिलती है। यानी कि अलग अलग राज्यों में ये वाला जो मौलिक अधिकार जो मिलता है ना, उसमें असमानताएं हैं। अब सरकारी स्कूल जो मयूर दिल्ली के हैं, और अगर मैं बोलूँ कि किसी एक गांव के दूर दराज जाकर अगर ये भले ही मौलिक अधिकारों के लिए 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज की जो एजुकेशन मिल रही है, किसी यूपी या एमपी के गांव में जाकर हैं, बहुत डिफरेंस होगा। टीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या। फंडामेंटल राइट्स, हाँ दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अरे वैसे ही पूछ लिया करो, मैंने कहा पता नहीं कोई टोन बजा रहा है, क्या कर रहा है। इन दिस जजमेंट कोर्ट ने अपनी अर्लियर जजमेंट जो उसने 1992 में दी थी, इसको ओवररूल कर दिया। अब आज तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको आज के बाद ओवररूल करने में। फटाफट जैद मुझे ज़रा ओवररूल का प्रोसीजर समझा दो ज़रा कि ओवररूल क्या होता है और कैसे होता है। हम्म। इसमें क्या होता है ओवररूल।
हाँ, पुराने डिसीजन को जब मतलब वो एक नया डिसीजन दे दे। और ओवररूल का एक प्रोसीजर क्या होता है कि प्रीवियस डिसीजन देने वाली जो बेंच थी, जो कोर्ट की बैठी बैठी है, अब जो नई बेंच है वो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस बैठने चाहिए उसके अंदर, राइट। तो वही तो बोल रहा हूँ कि उससे उससे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बेंच के अंदर जितने जज बैठे थे उससे ज़्यादा जज बैठने चाहिए अब। हाँ, ज़्यादा जजेस तो होनी चाहिए। और हमने ये डिस्कस भी करा था प्रीवियस लेक्चर में, आज तक सबसे बड़ी बेंच कौन से केस में बैठी है? केसवानंदा भारती केस, ठीक है। तो विच डिक्लेयर दैट देयर वॉज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट ने बोला ओवर रूल्ड इस अर्लियर जजमेंट 1992। 1992 की जो जजमेंट थी वो ये डिक्लेयर करती थी दैट देयर वाज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन किसी भी लेवल तक, प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन बस वही वाली बात है ना, सरकार ने बोला महाराज क्या कर रहे हो, पैसा तो देख लो हम कितना एलोकेट करते हैं ज़रा, आप तो कुछ भी बोले चले जा रहे हो। मेडिसिन इंजीनियरिंग की तो सर इतने की तो टैब, अगर आप सरकारी फंड देखोगे जितना हम एलोकेट करते हैं इतने में तो पूरे देश को क्रॉसिंग की दवाई भी नहीं मिल पाएगी सबको। 6 से 14 साल की जो शिक्षा दे रहे हैं वो मोर देन इनफ है। ये हमारी राइट टू एजुकेशन जो है ना, ये सबसे मतलब इस चीज़ में सबसे बड़ी बस लिमिटेशन यही है कि हायर एजुकेशन की यार इसमें कोई बात नहीं करता। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 21A को संज्ञान में लेते हुए इनेक्ट करा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। और सौगंधा, ये एनसीईआरटी लेवल से हम लोग बचपन से 9th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, आरटीई एक्ट लिखा रहता था कहीं ना कहीं पॉलिटी सिविक्स की बुक में, है ना, 7th 6th क्लास से। या फिर जो एनसीईआरटी के जो इंडेक्स बने रहते हैं उसके जो सबसे पहला पेज और सबसे लास्ट वाला जो गत्ता होता है उस पर बने रहते हैं ऐसी चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स लिखे रहते थे, डीपीएसपी, कभी कभार आरटी। नहीं नहीं, पॉलिटी का एनसीईआरटी नहीं। देखो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में हमारी रिवर्स अप्रोच चलेगी, पहले स्टैंडर्ड बुक लाइक नितिन सिंघानिया, लक्ष्मीकांत, उसके बाद एनसीईआरटी में जस्ट एक थॉरो रीडिंग के कुछ चीज़ रह तो नहीं गई या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं मिल रहा है जो कि किसी स्टैंडर्ड बुक में दे ना रखा हो। लेकिन लक्ष्मीकांत का ज़्यादातर काम जो है, जैसे चैप्टर 1 जो है, मैंने बार बार बोला आपको कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है आप सबको बोला है ना कि उसमें से याद है जैद जो हमें जो सर एलिजा एमफी के नाम मिल रहे हैं या फिर रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कुछ नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो हमारा काम कर देगा। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 तो तुम्हारा इतना एग्जॉस्टिव बनेगा कि तुम अपना लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 का एडिशन छाप सकते हो। उसने तो चैप्टर नहीं नहीं, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 हुआ नहीं है, वो अभी जैसे जैसे हाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे जैसे प्रोसीड होती जाएगी, जो जो उसमें आता चला जाएगा वैसे वैसे चैप्टर 1 होता चला जाएगा। और चैप्टर 1 जो है ना, आपको मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में ही देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत का कभी भी मेरी क्लास में अलग से डिस्कस नहीं होने वाला है। हाँ, क्योंकि वो चैप्टर 1 जो है ना, वो एक कंटेक्स्ट में बात हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसे तो अगर कोई उसको बस रीड कर रहा है ना बैठने के लिए, तो वो रट्टा मार रहा है इसका मतलब। कंपलसरी एजुकेशन, हाँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो एक्ट है इट सीक्स टू प्रोवाइड दैट हर एक जो बच्चा है उसके पास एक अधिकार होना चाहिए कि उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, एक सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल क्वालिटी की फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम की फॉर्म में, जो कि एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो। ये जो लेजिस्लेशन जो आई, यानी कि ये जो एक्ट आया, ये एक्ट एक वैल्यूज़ को बढ़ावा देता है जो कि हमारे संवैधानिक वैल्यूज़ भी हैं, लाइक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, और एक जस्ट और ह्यूमेन सोसाइटी बनाना। और ऐसा माना जाता है एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण, अगर सारे लोग उस समाज के अंदर शिक्षित हों एक बेसिकली एलिमेंट्री लेवल पर, जैसे कहते नहीं है एटलीस्ट पढ़ना लिखना बेसिक लेवल का तो सीख लेते कम से कम। क्योंकि शिक्षा आपको बैठने का, बोलने का, बहुत सारी चीज़ों का एक माध्यम बन जाती है आपके जीवन में, आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट में।
इसलिए यूपीएससी हो चाहे ना हो, तैयारी ज़रूर इंसान को एक बार करनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टर बने ना बने वो इंसान ज़रूर बन जाता है। हाँ, सही लेवल से अगर तैयारी करी जाए तो। ये नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर एक बंदी मिल गई, उसका लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट बस। एक बात देख लो, जो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, और जो ये एक्ट आया 7 ईयर्स बाद, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये ओरिजिनली फोर्स में आता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। और देखो जैद, क्या बात है, हायर एजुकेशन की इसमें तो बात है नहीं, तो ये अप्रैल फूल बनाने वाली बात ही है, ये वाला एक्ट है। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा देता है ये एक्ट, लेकिन वही वाली बात है। अब देखो, पता है हमारे लिए ये चीज़ बोलना कि कम से कम अब एक बात बताओ, ये तो कोई बात नहीं होती ना कि कोई ये आर्ग्यूमेंट हमें मयूर देने लगे कि इतना भी तो सरकार कर रही है ना, तो मत करो ना फिर इतना भी। बीच रास्ते में छोड़ने का मतलब ये होता है कि फिर वो चीज़ स्टार्ट ही मत करो। जैद, बिल्कुल सही बात नहीं है, स्टार्ट ही मत करो ना उस प्रक्रिया को, वो ज़्यादा बेटर है। आधे अधूरे सपने क्यों दिखवा रहे हो? इस एलिमेंट्री एजुकेशन को अटेन करके 14 साल को कोई अटेन करके कोई जॉब मिल जाएगी क्या? या देश में कोई पैकेज लग जाएगा क्या लाखों रुपए का? या पर्सन बहुत कुछ अचीव कर लेगा क्या जिंदगी में? एक नौकरी भी ढूंढ सकता है वो क्या इस एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करके? ये सवाल होता है। अब बताओ मयूर, अब तुम क्या बोल रहे थे, आप बोलो। 6 to 14, हाँ। हाँ, जनरली जनरली होता है कि जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये उनके लिए होता है कि तभी तो ये सरकारी स्कूलों, केंद्र विद्यालय, बाल विद्यालय और ये जो जितने भी ये चीज़ें होती हैं, इसलिए तो इसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। पैसे भी देते हैं, मिड डे मील स्कीम वगैरह पूरा चलता है इसमें, सब कुछ फ्री होता है। और बल्कि अगर लड़कियों को अगर आप मतलब वो करवाते हो, इसमें भी बहुत सारी प्रोविजंस होती है ना कि अगर लड़कियां जो होती हैं, अगर आप उनको एडमिशन करवाते हो, फुल टाइम पढ़वाते हो, तो उसके भी पैसे मिलते हैं, यूनिफॉर्म के भी पैसे मिलते हैं। हाँ, सही कह रहे हो बिल्कुल आप, सारी चीज़ें तो। उम्र बड़ी हो गई, हाँ, तो फिर उम्र अगर बड़ी हो गई तो वो मिस हो गया यार, बात ही है। अब देखो, सर्टिफिकेट बनवाने को, या फिर जैसे हमारे देश में जो चलता है हम सब जानते हैं, इस चीज़ से कोई वो डिनाई नहीं कर सकता कि भाई बंदा भले ही चाहे 18 का है, लेकिन वो पता चला उसने एक ऑन पेपर जो है वो 13 साल 12 साल लिखवा रखा हो। हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्कूलों में जो जोनल कंपटीशन वगैरह कभी कभार होते थे, पता लगता था कि पर्सन 22 22 23 23 साल का है, लेकिन वो 10वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अभी तक। ऑन पेपर तो कुछ भी लिखवा लो, है कि नहीं? एज, हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन दे दो, एज नहीं होनी चाहिए थी। अब जैसे एक बात बताओ ना, कि, जो साउथ इंडिया में कुछ कुछ एजुकेशन जो सिस्टम है ना, तो वहाँ पर अब वो चीज़ भले ही फॉर्मल तरीके से नहीं है, फॉर्मल इन द सेंस के मान लो कि कोई डिग्री वगैरह भले ही ना मिले वो करके, लेकिन मैं कभी आपको इस बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब हमारा एक टॉपिक भी है, वो सोसाइटी में आएगा, जीएस पेपर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे उसकी केस स्टडी। जब हम देखेंगे और एथिक्स में देखेंगे, तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये वाली बात। साउथ इंडिया में, मद्रास में, केरला में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ना जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन्होंने ये देखा कि यार हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन हम एक ना हमारे अंदर एक भूख है कि हम ये सब चीज़ें ना स्कूल लेवल पे पढ़ना चाहते थे, करना चाहते थे, हम ना एजुकेटेड होना चाहते थे। वो क्लासेस लेते हैं वहाँ बैठ के, प्रॉपर उनके लिए स्कूलिंग सिस्टम चलता है, वो उसमें अपने आप को। हाँ, और पता है वहाँ पर तो जैसे अब कोई नॉर्थ इंडिया की जो औरतें हैं वो तो शर्मा जाएं, वहाँ पर महिला, जो बुजुर्ग महिला 60 60 साल की, 65 65 साल की, 55 55 साल की, उनके बीच में रनिंग रेस वगैरह का कंपटीशन होता है। मतलब एक जो कंसेप्ट होता है ना कि ग्रोइंग यंगर इवन इफ यू ग्रो ओल्डर बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर, ये चीज़ आपको बहुत सारी जगह में ये इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगी।
और इसके लिए जो एक अहम योगदान की जो पहल जो कर सकता है वो हम जैसे लोग कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग ट्रेंड थ्रू लवासना। एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग बनाने वाले हम लोग हैं, तो ये पॉलिसी भी बनाई जा सकती है लेटर करियर्स में, या सरकार को ये सुझाव दिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बोला भी था आपसे, यूपीएससी में कोई अटेम्प्ट और ये मैक्सिमम एज और ये मिनिमम एज का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति तो बल्कि ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाएगा, ज़्यादा मैच्योर डिसीजन ले पाएगा। ये पबजी और इंस्टाग्राम वाले पर्सन अगर लवासना पहुंच भी गए तो फायदा क्या है इनसे, तो जिंदा मरे हुए लोग हैं ना ये तो। अंदर से फुस है कि हल्का सा एक प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, ये तो पता चला नस काटने पहुंच जाए। बात ये है, देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर ना बड़ी सारी कंट्रीज जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह है जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट तरीके से फ्री है। स्टेशनरी आइटम्स पूरे देश में फ्री है, इवन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी फ्री है। मैं मानता हूँ कि हम compete नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बात उनकी ये है, आबादी भी तो कम है ना। इस देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए ये नहीं करा जा सकता, लेकिन सरकार एक प्रयास ये कर सकती है कि हर साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल जीडीपी एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कम से कम उसको तो बढ़ाओ, उसको तो बढ़ाओ। सैटेलाइट तो पर्सन सैटेलाइट तो आप तब भेजो ना जब सैटेलाइट भेजने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हो, उसकी बात करते हो, तो उसके लिए वो चीज़ दो। अब कई लोग बोले कि देश सरकार जानती है ज़्यादा बेटर चलाना। अगर जानती है तो 70 सालों में गरीबी तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, 70-75 सालों के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। और हम ये सब चीज़ें जानते हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मासूम है कि जो रिपोर्ट्स में या फिर कमिटीज़ के रिकमेंडेशन, कमिटीज़ के जब जो खुलासे होते हैं उसमें जब लिख दिया जाता है कि ये चीज़ बड़ी है या ऐसा हुआ है, तो सरकार फेलियर एक्सेप्ट नहीं करती है अपना, फिर वो ब्लेम गेम पे शुरू हो जाती है। इसके ऊपर इल्ज़ाम डालना, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर इल्ज़ाम डालना, जबकि गवर्नमेंट है। जब आप लोग फिर पावर में होते हो फिर तब क्या कर पाए। अब कांग्रेस को आजकल जैसे बड़ी भूख है कि हम पावर में आ जाएं, ये करते हैं वो करते हैं, तो जब तुम लोग एक डिकेड में, या फिर तुम्हारे साथ तो आज़ादी के साथ साथ पूरे के पूरे ज़माने चले थे, तब क्या कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे, बात ही है ना। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।